हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सआरएफ, एक्सआरडी, एनएमआर, एफटीआईआर, जीसीएमएस, एसईएम और टीईएम। सो इन सबके प्रिंसिपल को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इनके फुल फॉर्म भी जानेंगे, क्योंकि फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कभी कभी वो सीधा फुल फॉर्म पूछ लेते हैं क्वेश्चन में। ओके, सो क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ एमसी, इन द फॉर्म ऑफ लाइक चूज द करेक्ट वन वर्ड। जैसे सिंपल एक सेंटेंस में क्वेश्चन फॉर्म होता है, इस तरीके से आ सकता है। मैच द फॉलोइंग में आता है, जो कि आते ही हैं मैच द फॉलोइंग में। और असर्शन रीजन में आपको दे दिया जाता है, या तो फिर स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं फोर, एंड यू हैव टू फाइंड विच वन इज करेक्ट विच वन इज इनकरेक्ट। तो जब आपको 4 सेंटेंसेस दिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको फुल फॉर्म भी एक बार दे दी जाती है कि इज दिस द फुल फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर एब्रीवेशन। सो इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। इसके अलावा मैच द फॉलोइंग में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक्सआरएफ, एक्सआरडी, एनएमआर, एफटीआईआर, तो सीधा सीधा उनके फुल फॉर्म दे दी जाती है। ओके, सो पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे फ्लोरोसेंस, जिसे कि हम एक्सआरएफ बोलते हैं, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। एक्सरे फ्लोरोसेंस जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल और इनकी फुल फॉर्म। मेन प्रिंसिपल है। तो जो एक्सआरएफ है, इट वर्क्स ऑन एमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे आफ्टर एक्साइटेशन। सो यहाँ पे क्या होता है, एक्सआरएफ में एटम आर एक्साइटेड बाई हाई एनर्जी एक्सरेज। नाम में दिया गया है एक्सरे, तो इससे आप जानेंगे कि कुछ तो एक्सरे का यहाँ पे काम है। तो एक्सरेज जो है सैंपल पे पड़ती हैं, और सैंपल में जो भी एटम्स होते हैं उसको वो एक्साइट करती हैं। तो हाई एनर्जी एक्सरेज जो हैं वो एक्सआरएफ में क्या करती हैं, एटम्स में से जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करती हैं, एक्साइट करती हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू देयर ग्राउंड स्टेट, जब वो वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो दे इमिट कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे यूनिक टू ईच एलिमेंट। अब वो क्या करते हैं, कुछ लाइट को एमिट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली एक्सरे जो है वो एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्साइट करने की का रोल प्ले करती हैं। तो एक्सरे फ्लोरोसेंस, एक्सरे, क्योंकि एक्सरे ही जो है वो एटम पे एक तरीके से बम्बार्ड हो रही हैं, और उसके बाद वो उसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या करिए, एक्साइट करें। फ्लोरोसेंस इसलिए बोला क्योंकि कहीं ना कहीं जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न करता है अपनी ग्राउंड स्टेट में, तो वो कुछ फ्लोरोसेंस देता है, वो कुछ लाइट एमिट करता है, तो इसलिए एक्सरे फ्लोरोसेंस। ठीक है, तो एमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे आफ्टर एक्साइटेशन, तो वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को क्या करता है, एमिट करता है। इसी प्रिंसिपल पे एक्सरे फ्लोरोसेंस वर्क कर रहा है। एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सआरडी, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन ये है एक्सआरडी। ये किस प्रिंसिपल पे बेस है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ एक्सरे स्कैटरिंग बाय क्रिस्टल प्लेन्स। तो बेसिकली जो एक्सआरडी है ना, एक्सरे डिफ्रैक्शन, वो किसी भी सैंपल में क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मेनली पता लगाने के लिए यूज की जाती है। तो एक्सआरडी मेजर द डिफ्रैक्शनल पैटर्न कोज्ड बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ एक्सरे स्कैटर्ड फ्रॉम पीरियोडिक क्रिस्टल लैटिस। तो जो क्रिस्टल लैटिक्स होता है, अगर उसका स्ट्रक्चर जो है एक एक यू कैन से कि एक हारमोनियस वे में वो क्रिस्टल का लैटिस है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सआरडी जो है एक डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करता है, जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जब एक्सरे जो है वहाँ पे गिरती हैं उस सैंपल पे, तो जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो वहाँ पे क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दो तरीके के इंटरफेरेंस होते हैं, है ना। तो यहाँ पे मेनली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे फोकस किया गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ एक्सरे स्कैटर्ड बाय क्रिस्टल प्लेन। तो क्रिस्टल प्लेन के थ्रू जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो किया जाता है एक्सरेज का। तो उससे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, पर्टिकुलर सैंपल में जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या वो ऑक्टाहेड्रल होगा, या वो हेक्सागोनल होगा, या फिर वो किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, हेप्टागोनल होगा, किस तरीके का वो स्ट्रक्चर होगा। तो एक्सआरडी जो है वो ब्रैग्स लॉ पे काम करती है, दैट इज एन बाई लेमडा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। तो इस लो पे यानी ब्रैग्स लो पे ये काम करता है। इसके बारे में सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक अलग से प्लेलिस्ट मैं तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैं डेली आपको एक एनालिटिकल टेक्निक को एक्सप्लेन करूँगी, कैरेक्टराइजेशन मेथड को मैं एक्सप्लेन करूँगी। सो वहाँ पे हम इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी के लिए क्वेश्चन हम इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसको हम एनएमआर भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है, इट डिटेक्ट्स न्यूक्लियाई, दैट ये कैसी न्यूक्लियाई को डिटेक्ट करता है, दैट हैव नॉन जीरो स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये कैसी न्यूक्लियाई को डिटेक्ट करता है जिनका जो स्पिन है वो नॉन जीरो है और मैग्नेटिक
मूवमेंट वाली जो न्यूक्लियाई उनको ये डिटेक्ट करता है। एनएमआर वर्क्स फॉर न्यूक्लियाई विद नॉन जीरो स्पिन, जैसे कि आपका हाइड्रोजन है या कार्बन 13 है। तो ऐसी न्यूक्लियाई को पे ये काम करता है विच अलाइंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड रेजोनेट एट कैरेक्टरिस्टिक रेडियो फ्रीक्वेंसी। जैसे इसके नाम से पता चलता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो ऐसी न्यूक्लियाई क्या करती हैं, दे अलाइन इन मैग्नेटिक फील्ड एंड रेजोनेट एट कैरेक्टरिस्टिक रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो दैट इज वाई न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में ऐसी न्यूक्लियाई क्या हो जाती हैं, डिटेक्ट हो जाती हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एफ जिसको हम बोलते हैं। तो एफ जो है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है? सो ये आइडेंटिफाई करता है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन को ड्यू टू इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन। तो जैसे कि FTIR है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, या यहाँ पे हम इंफ्रारेड जो रेडिएशंस हैं उनको कहीं ना कहीं हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे एक्सरे में हम एक्सरे को यूज़ कर रहे थे, तो XRF में XRD में हम एक्सरेज को यूज़ कर रहे थे, तो FTIR में इंफ्रारेड जो रेडिएशंस है उनको यूज़ करते हैं। ये सारी रेडिएशंस कहाँ होती है? सारी रेडिएशन आपको मिलेंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आपका गामा हो गया, माइक्रोवेव है, अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, एक्सरे हैं, रेडियो वेव्स हैं। तो सारी रेडिएशन की अलग अलग फ्रिक्वेंसी है, अलग अलग उनकी वेवलेंथ है। सो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम के बारे में एक बार अगर पढ़ोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो FTIR जो है वो मॉलिक्यूल को क्या करता है, वाइब्रेट करता है, क्योंकि वो इंफ्रारेड एब्जॉर्व करता है। इंफ्रारेड को जो वो एब्जॉर्व करता है, तो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है पर्टिकुलर टाइप की वेवलेंथ को, मतलब जब वो एब्जॉर्व करता है तो उसके बाद उसमें वाइब्रेशन होना स्टार्ट होती है। तो FTIR डिटेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन बाय मॉलिक्यूल्स कोजिंग बॉन्ड वाइब्रेशन। तो उसमें क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल होता है उसमें कुछ बॉन्ड होंगे, कुछ केमिकल्स होंगे, कुछ बॉन्ड बने होंगे। तो वो जो बॉन्ड होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, विच प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट फंक्शनल ग्रुप। तो उसके बाद क्या होता है, वो जो बॉन्ड जब वाइब्रेट करते हैं तो वो हम जब डिटेक्टर से डिटेक्ट करते हैं तो हमें क्या करता है, कुछ एक ग्राफ हमें देता है, जो कि अलग अलग उसमें जो एक तरीके से जो ग्राफ होता है वो हमें बताता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बेसिकली अगर मैं FTIR की बात करूँ, ये फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप किसी भी सैंपल में प्रेजेंट है। और ये कैसे पता होता है? ये पता होता है हमें इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन करता है, वो जो मॉलिक्यूल है वो इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन करता है, जिसकी वजह से वो वाइब्रेट करता है, और अलग अलग वाइब्रेशन से अलग अलग जो है हमें ग्राफ प्लॉट होता है, और उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। डोंट वरी, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, एनालिटिकल टेक्निक जो वीडियो है उनमें हम पढ़ेंगे। उस प्लेलिस्ट में मैं एक एक करके सारी वीडियो को एक्सप्लेन करूँगी। गैस क्रोमेटोग्राफी जो है, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसको हम GCMS भी बोलते हैं, इट कंबाइंस इट कंबाइंस सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड एंड आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन मास स्पेक्ट्रा। तो गैस क्रोमेटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है, जिसको हम GCMS बोल रहे हैं, इट कंबाइन सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड और आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन मास स्पेक्ट्रा। तो जो GC है वो सेपरेट करता है वॉलेटाइल कंपाउंड को। GC इज व्हाट, गैस क्रोमेटोग्राफी। तो गैस क्रोमेटोग्राफी का मतलब, क्रोमेटोग्राफी हम कब यूज़ करते हैं, जब बहुत सारी चीज़ें वो मिक्स हो गई हैं, तो उनको हम सेपरेट आउट करने के लिए, सेपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो गैस क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि गैस दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को सेपरेट करते हैं जो गैसियस फॉर्म में है। तो गैस करता है सेपरेट वॉलेटाइल कंपाउंड को, और जो MS है यानी कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, वो आइडेंटिफाई करता है एंड दैट आइडेंटिफाई देम बेस्ड ऑन देयर मासेस। और ये उसको उनके मासेस के बेस पे क्या कर देता है, अलग करता है, कैटेगराइज करता है मास टू चार्ज रेशियो के बेस पे, यानी कि M/Z, M फॉर मास, Z फॉर चार्ज। तो मास टू चार्ज रेशियो के बेस पे उनको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। तो इसलिए बोला है इसको GCMS। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है, दैट प्रोवाइड सैम जो है, सैम इज वाइडली यूज्ड फॉर लाइक फॉर नोइंग या फॉर सीइंग द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग। तो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जब हमें किसी सैंपल का देखना है, हमें किसी थिन फिल्म का एक तरीके से मॉर्फोलॉजिकल स्टडी अगर हमें उसकी करनी है, तो हम सैम करते हैं। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हमें क्या प्रोवाइड करती है? तो ये हमें प्रोवाइड करती है 3D इमेज ऑफ सरफेस मॉर्फोलॉजी यूजिंग इलेक्ट्रॉन, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। तो हमें एक सरफेस मॉर्फोलॉजी का आइडिया दे देती है, 3D इमेज के थ्रू एक सरफेस मॉर्फोलॉजी का आइडिया दे देती है। SEM uses the focused electron beam to scan the sample and detect secondary electron for surface imaging। तो बेसिकली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हम किसी भी सरफेस की जो मॉर्फोलॉजी है उसको 3D फॉर्म में हम एक तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। 3D इन द सेंस कि हमें एक आइडिया लग जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर या व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ दैट थिंग। सो दैट इज व्हाई वी से दिस 3D।
ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जिसको टैम बोला जाता है, ये प्राइमरीली किसके लिए यूज़ होती है? तो ये भी इमेजिंग के लिए यूज़ होती है, इमेजिंग एट एटॉमिक स्केल बाय ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रॉन थ्रू अल्ट्रा थिन सैंपल। तो अल्ट्रा थिन सैंपल के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन है उनको ट्रांसमिट करके एटॉमिक स्केल पे जब हमें चीज़ों को देखना होता है, मतलब सैम में क्या होता है कि मॉर्फोलॉजी हमें उससे भी पता चलेगी, बट टैम में और प्रिसीजन हमें मिल जाता है। तो टैम क्या करता है? ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन थ्रू थिन सैंपल टू प्रोवाइड इंटरनल स्ट्रक्चर डिटेल एट एटॉमिक रेजोल्यूशन। एटॉमिक लेवल पे जाके हम चीज़ों को देख सकते हैं, अच्छे रेजोल्यूशन पे देख सकते हैं, प्रिसीजन इसमें हमें मिल जाता है। XRF में द एमिटेड एक्सरे आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, एमिटेड एक्सरे जो होती हैं दे आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। अब कैसी एक्सरे रिलीज होंगी, कैसी एक्सरे एमिट होंगी, वो डिपेंड कर रहा है कि जो एलिमेंट है वो कौन सा प्रेजेंट है सैंपल में। जिस तरीके का एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसी तरीके की वो वेवलेंथ या उसी तरीके की एनर्जी को वो एमिट करेगा। द वेवलेंथ और एनर्जी एमिटेड एक्सरे correspond to the specific element enabling quantitative and qualitative analysis. Which of the following technique uses an electromagnetic field to separate ions based on mass to charge ratio? तो इसमें कौन सा टेक्निक यूज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में टू सेपरेट आउट आयंस बेस्ड ऑन मास टू चार्ज रेशियो? तो मास टू चार्ज रेशियो जैसे अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, तो ये GCMS में, यानी कि गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं टू सेपरेट आयन बेस्ड ऑन व्हाट मास टू चार्ज रेशियो। द प्रिंसिपल ऑफ ब्रैग्स लॉ इज अप्लाइड इन विच टेक्निक? जो ब्रैग्स लॉ का प्रिंसिपल है वो कहाँ पे यूज हो रहा था? याद करिए, हमने XRF पढ़ा था एंड देन उसके बाद हमने XRD पढ़ा था। ठीक है, तो XRD में क्या यूज हो रहा था, क्या प्रिंसिपल है, क्या लॉ यूज हो रहा था? वहाँ पे ब्रैग का प्रिंसिपल है, ब्रैग का जो लॉ है वो यूज हो रहा था। दैट इज n बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा एंड दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? वेवलेंथ ऑफ एक्सरे एंड द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन टू द स्पेसिंग ऑफ द क्रिस्टल प्लेन। तो एक्सरे की वेवलेंथ टू द इससे हम किसके बीच का एक कोरिलेशन है? वेवलेंथ एक्सरे की क्या है, इसके साथ साथ जो है डिफ्रैक्शन का एंगल क्या होगा, क्रिस्टल प्लेन के बीच की जो स्पेसिंग है वो कितनी है। सो एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin theta. So this is it in this video. If you have any query, if you have any doubt, any suggestion, please feel free to ask me in the comment section. Suggest me whatever you have in your mind. Suggest me that in the comment section. Thank you for listening me so patiently. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए. Thank you for listening me so patiently. Stay tuned with me. Bye bye.